Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, today we are going to start our third part of the chapter problem of excess demand and deficient demand. So इसकी दो classes हम पढ़ चुके हैं class. In the very first class हमने इसका introduction पढ़ा था कि full employment क्या होती है, involuntary employment और unemployment क्या होती है, वो सब link I will give into the description box. उसके बाद next video जो थी इसकी उसमें हमने पढ़ा था what is deficient demand and what are its causes and consequences, जिसको हमने graphically भी पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे excess demand. So हमने पढ़ा था क्लास की एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है when AD is equals to AS. एक सिचुएशन होती है हमारी excess demand की which is this when AD is more and AS is less. एंड एक सिचुएशन होती है हमारी डेफिशिएंट डिमांड की जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स वेयर डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर. सो ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्लास, ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेज प्रिटेन्स अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. नाउ एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्लास कि व्हेन इट कम्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट दैट डजंट मीन्स कि अगर एक इकोनॉमी में 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग काम कर रहे हैं. Full employment means that employment या that kind of employment where resources are utilized perfectly. जहाँ पर जितने resources हैं वो सब अपनी capacity के according इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई भी wastage नहीं हो रही है. That situation is called situation of what? Situation of full employment. Fine. तो when it comes to excess demand class, तो excess demand जो है वो हमारे deficient demand का just opposite है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड को हम कैसे शो करेंगे? AD जो है वो ज्यादा है एंड AS इज लेस. क्लियर? अगर अब हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है क्लास? Now this 45 degrees AS that is supply, AS is equals to Y. उसके बाद AD is equals to C plus I plus G plus X minus M. अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि if this is equilibrium, ये क्या पॉइंट है क्लास? दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ये क्या पॉइंट है? यहाँ पर हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. ठीक है, और ये दूसरा वाला. लेकिन अभी हमें डिफ्लेशनरी गैप पढ़ना है तो हम उसको कैसे समझेंगे? उसके लिए विल मेक अ कर्व. एक नया AD बनेगा. ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. दैट मीन्स जब हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके बाद भी पीपल आर डिमांडिंग मोर. तो दिस इज व्हाट दिस इज इन्फ्लेशन. दिस लेड्स टू इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी एंड दिस गैप इज नोन टू बी एज इन्फ्लेशनरी गैप. Clear है class? That means when production is less, चीज़ें कम हैं जो प्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं. एंड when people are demanding more, this kind of situation is to be known as situation of excess demand. तो सिंपल सी बात है. अब हम इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज की बात करेंगे. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसको बुक में से भी रीड आउट करते हैं क्लास कि व्हाट एक्चुअली इज एक्सेस डिमांड. तो देखिए यहाँ लिखा है एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सेस ऑफ AD. दैट मीन्स व्हेन AD इज मोर. Clear? Demand is said to be excess when it is more than what is required for the fuller utilization of resources. यानी कि जितना हमारे पास चीज़ें थी उनको हमने फुली यूटिलाइज कर लिया है. अब हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो वेस्ट हो रहा है या जो अनयूज्ड है. सो दिस इज व्हाट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड.
According to Keynes, AD is excess when it is more than AS corresponding to the full employment level of the economy. This is full employment level, but this is what actually planned AD looks like. यानी कि इतना जो है वो आ रहा है. That means इतना डिमांड हमारे पास होना चाहिए था, so that हम किसी इतना प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए था, so that हम किसी भी पर्सन को खाली ना भेजें, सामान दे के भेजें. तो ये जो है हमारा ग्राफ है. दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, प्रोबेबिलिटी हाई है इस क्वेश्चन के आने की, बिकॉज एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो आप क्या करेंगे, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, आप उसको ड्रॉ करेंगे. क्लियर? आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, बिकॉज when you depict something graphically it gives a very good impression onto the checker. checker को अच्छा लगता है जब ऐसे करके आप ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं. क्लियर? इट शोज दैट यू हैव गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो ये आपको जरूर करना है. अगेन नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड. तो क्लास हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर डिमांड शॉर्ट हो रही है तो उसके कारण क्या है कि हम खर्चे कम कर रहे हैं. ऐसे ही अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण क्या होंगे, हमारी कंजम्पशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा खर्चा कर रही है. अब अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और हम एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर रहे हैं. तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो इन्हांस हो रही है. एंड दैट इन्हांस्ड परचेजिंग पावर इज व्हाट? एग्रीगेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड. सो देखो यहाँ पर लिखा है increase in private consumption expenditure which may occurs owing to increase in propensity to consume when we are consuming more and saving less. तो हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी. सेकेंडली इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच में अकर ओनिंग टू बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. जब हमें लगने लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमें पैसा ज़्यादा मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के काम को करते हैं. क्लियर? सेकेंडली नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है तब हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओनिंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस रिलेशन एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट. जब हम अपने इम्पोर्ट्स को कम कर देते हैं, ओनिंग टू हायर इंटरनेशनल प्राइस, जब हमें लगता है कि प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज अप हो गए हैं तो हम बाहर से चीज़ें मंगाना कम कर देते हैं. एंड व्हेन देयर इज कट इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कम कर देती है एंड पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम इन देयर हैंड्स, तब हमारा जो डिमांड है वो एक्सेस हो जाता है. फाइन क्लास. तो ये क्या रिजल्ट देता है हमें, तो दीज आर द कॉजेज क्या हो जाएंगे, एक बार वापस से पढ़ते हैं. इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. एंड वन मोर कॉज इज देयर एंड दैट इज डिक्रीज इन टैक्स रेट. टैक्स रेट कम होता है तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी क्लास, वो बढ़ जाएगी. तो दिस इज व्हाट दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशन. अब पढ़ते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्लास, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. तो पहला है इन्फ्लेशनरी गैप. पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा कि चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो जाएंगी. और अगर हम ग्राफिकली उस चीज़ को बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशनरी गैप. बिकॉज एवरीवन इज आउट देयर इन द मार्केट, सब लोग मार्केट में निकले हुए हैं कि हमें खरीदना है. क्यों? बिकॉज दे हैव हाई परचेजिंग पावर. इट विल लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर? सो इन्फ्लेशनरी गैप को एक बार रीड आउट करते हैं. Excess demand causes inflationary gap in the economy. In a situation of excess demand, the level of output does not rise. In fact, it cannot rise because factors are already fully employed. कि अब हम सपोज मैंने 10 यूनिट्स बनाई है और लोग 150 यूनिट्स को खरीदना चाहते हैं, तो 50 यूनिट से आई एम शॉर्ट, मेरे पास 50 यूनिट्स कम है, बट वो 50 यूनिट्स में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती क्लास. हाउ आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट? बिकॉज आई एम ऑन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे पहुंच चुकी हूँ. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, एज यू ऑल नो, हम पिछली 3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज. जब आपके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं तो आप प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे. क्लियर? तो
ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लेशनरी गैप। सेकेंड इज जीडीपी जो है हमारी वो स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी जीडीपी, बिकॉज अब उससे ज्यादा जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती है, तो दैट इज स्टैटिक जीडीपी। नेक्स्ट इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पिरल, लाइक जरूरत से ज्यादा प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज लॉस इन प्रॉफिट। ये लॉस इन प्रॉफिट जो है 12th क्लास इट इज कॉमन बिकॉज इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन में भी था और ये यहाँ भी है। तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीडीपी की, तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेंगे? लाइक डेफिनेशन में तो था कि डिमांड ही लोग कम कर रहे हैं, बट हम लोगों को लाइक चीज़ें हैं तो हम बेच सकते हैं फ्यूचर में जाके कभी उनको, बट यहाँ पे वो सिचुएशन आएगी ही नहीं, बिकॉज मेरे पास चीज़ें, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज नहीं है तो जितनी चीज़ें आपने प्रोड्यूस कर ली वही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। दैट मीन्स आपकी जीडीपी जो है 12th क्लास दैट विल ऑल्सो रिमेन स्टैटिक। नेक्स्ट इज एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पिरल. Excess demand leads to wage price spiral in the economy. It is a situation when wage catches price and price catches wages. Accordingly, the economy may be driven to a situation of hyperinflation. ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई को एक नाम दिया गया है क्लास which is called hyperinflation. And last is लॉस ऑफ प्रॉफिट. अब लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों हो रहा है क्लास? कि अगर मेरे पास चीज़ें ज़्यादा होती तो मैं उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती थी, मैं चीज़ों को बेच के अर्निंग कर सकती थी, बिकॉज पीपल आर आउट देयर इनटू द मार्केट विद मनी इन देयर हैंड. लोगों के पास पैसा है बट मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी अर्निंग को कम कर रही हूँ, मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड लॉस इन प्रॉफिट. उसके बाद आपकी बुक में गिवन है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस, तो वो एक बार से फटाफट से हम पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेशन में क्या होता है. इन्फ्लेशन में ये सिचुएशन है, डिफ्लेशन में ये सिचुएशन है. एडी कम एएस ज़्यादा, बोथ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट. यहाँ पे हम प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन फुल. यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो ज़रूरत से कम है डिफ्लेशनरी में. इन्फ्लेशनरी में नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी में तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या नो एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं है. बट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या है क्लास? डिफ्लेशन में है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन. लास्ट इज इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पिरल एंड इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पिरल. कौन सा वेज प्राइस स्पिरल लेके आएगा? यानी कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, वो इन्फ्लेशन लेके आएगा. और डिफ्लेशन में जीडीपी का जो लेवल है क्लास वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप. First is when AD is more and AS is less, and this is when AD is less and AS is more. Clear? अब यहाँ पर owing to, ये सिचुएशन कब होती है? owing to more demand या excess demand at full employment level. और ये क्यों होती है क्लास? लेस डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. थर्डली यहाँ पर नो अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. क्लियर? बट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है.
नेक्स्ट इज यहां पर क्या होता है, यहां पर वेज प्राइस स्पिरल आता है, और यहां क्या होता है, लो लेवल ऑफ जीडीपी। करेक्ट। सो ये हमारे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस हुआ क्लास, एंड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज उस क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, लाइक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो आ रहा है, इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी इसको करेक्ट करती है और एक इक्विलिब्रियम लेके आती है, दैट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड एंड सप्लाई अगेन टेंड्स टू बी नॉर्मल और इक्वल। दैट वी विल डू इनटू द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप इसको थॉरली रीड आउट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। Okay, thank you and have a nice day to all of you class, and please do like, share and subscribe to my channel.